Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोग डिस्कस करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। जो आपका वीडियो सेशन रहेगा बायोलॉजी का चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। सीबीएसई क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो सेशन का। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग वर्ल्ड को किस तरीके से बांटा गया, किस तरीके से जैव विविधता के अनुसार प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुपिंग की गई है, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका सेशन है आपके सीटेड एग्जाम, यूपीटेड, केवीएस, नवोदय और डीटीपीएसबी और टीजीटी साइंस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग यह वीडियो सेशन लास्ट तक देखें। और ये आपका जो सेशन रहेगा सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी कंटेंट, एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस वीडियो सेशन की हेल्प से। और ये आपका सीबीएसई क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का। और बायोलॉजी का ये आपका डिस्कशन है सेकंड रहेगा, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में और भी आपको मज़ा आएगा। और एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट है, जितने भी टॉपिक है, आपको इस वीडियो सेशन की मदद से आपको हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी। और फ्रेंड्स, यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग सीबीएसई एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या कंटेंट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है उनके पर्टिकुलर हैबिटेट के अनुसार, पर्टिकुलर रीजन के अनुसार, ताकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में आसानी से रह सकें और अपनी लाइफ सर्वाइव करें और अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकें। जिसमें आपके इम्पोर्टेंट साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन आपका रहता है टीचिंग एग्जाम में, जिसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं चैप्टर 2 से, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में टीचिंग एग्जाम्स में, जिसमें आपके बायोलॉजी सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं लेसन 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से, आपके एनसीईआरटी कंटेंट से, आपके इस लेसन से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये लेसन है बहुत ही कंपलसरी भी है आपकी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। और तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। फ्रेंड्स, आपका पहला टॉपिक है इस लेसन का बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के जीवन से है जो एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आपके एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, और फंगस यानी कि फंजाई यानी कि आपके कवक, और यहाँ तक कि जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं हमारे प्राकृतिक संसार का निर्माण करते हैं। ईच ऑफ दीज स्पेसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम लाइक एन इंट्रिकेट वेब टू मेंटेन द बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव
संतुलन बनाए रखने और जीवन को सहारा देने के लिए एक जटिल जाल की तरह पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाते हैं, यानी कि अपना अपना वर्क करते हैं। नेचर में, प्राकृतिक संसार में नेक्स्ट आपका है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के जो जितने भी प्लांट्स हैं, यानी कि जितने पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, किस तरीके से जानवरों में विविधता आती है। जैसे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके बायोडाइवर्सिटी की जो मेन डेफिनेशन है। जैव विविधता को जैविक विविधता के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से विभिन्न जीवित प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में रहती हैं, जिसमें सूक्ष्म यानी कि आपके माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरियाज आपके हो गए, वायरस हो गए, इसके अंतर्गत आपके माइक्रोब्स आते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोब्स के अंतर्गत आपके आते हैं बैक्टीरिया और आपके वायरसेस। प्लांट्स, जिसमें आपके जो डाइवर्सिटी में आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स और जितने भी आपके विभिन्न जीवित प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। और जो आपके आपके जो पौधे हैं, जो जीव हैं, पौधे, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आपके कोरल रीफ्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट एक्सेट्रा आपके इकोसिस्टम के अंतर्गत आपके आते हैं। कोरल रीफ्स, आपके जंगल, आपके जितने भी वर्षा वन है जो वर्षा करने में सहायक है, रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट आपके आते हैं इकोसिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायोडाइवर्सिटी। एवरी सिंगल लिविंग स्पेसीज हैज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। इसलिए जैव विविधता में प्रत्येक जीवित प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपका बायोडाइवर्सिटी टर्म है, यानी कि जो आपका जैव विविधता जो टर्म दिया गया है, शब्द जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? वाल्टर जीरोसन के द्वारा इन 1986। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? वॉल्टर जी रॉसन के द्वारा 1986 में बायोडाइवर्सिटी का वर्ड प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? वॉल्टर जी रॉसन। नेक्स्ट अब आपका है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को समूहबद्ध कैसे करें। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, यानी कि हम लोग पौधों को किस तरीके से समूह में रख सकते हैं और प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका है ट्रीज, यानी कि पेड़। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं और इनके जो तने होते हैं, यानी कि जो स्टेम होती है, वो बहुत ही तनी जो तने हैं कठोर होते हैं, मोटे होते हैं, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं। यानी कि जो स्टेम होता है प्लांट का, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और बहुत ही मोटा हो जाता है, ब्राउन कलर शेप में होता है और लकड़ी जैसा दिखता है। नेक्स्ट अब आपका है देयर ब्रांचेस टाइपिकली स्टार्टेड हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। उनकी जो शाखाएं हैं आमतौर पर तने पर ऊपर और जमीन से दूर होती हैं, जैसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इन पौधों को हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रीज, यानी कि पेड़। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक मैंगो ट्री है, जैसे बनियान ट्री, लेकिन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया एक मैंगो ट्री फिगर 2.3a में, जो आपके ये ट्री है, पेड़, आप लोग जैसे देख सकते हो कि प्लांट्स जो होते हैं, कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में, और उनके तने कठोर होते हैं, मोटे, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं। और जो उनकी शाखाएं हैं आमतौर पर तने पर ऊपर और जमीन से दूर होती है। इनको हम क्या कहते हैं? इन पौधों को हम लोग कहते हैं ट्रीज, यानी कि पेड़। एग्जाम्पल आपका दिया गया मैंगो ट्री। नेक्स्ट अब आपका है श्रब्स, यानी कि झाड़ियाँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जितने ऊंचे नहीं होते हैं, यानी कि पेड़ के जैसे ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अक्सर कई भूरे रंग की लकड़ी के तने होते हैं, जो जमीन के बहुत करीब से शाखाएं बनाना शुरू करते हैं। These stems are hard but not as thick as the stem of a tree। जैसा हम लोग देखते हैं, ये जो तने होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन पेड़ के जो तने होते हैं जितने मोटे नहीं होते हैं। इन पौधों के को हम क्या कहते हैं? झाड़ियाँ, यानी कि श्रब्स। श्रब्स को हम लोग कहते हैं झाड़ियाँ। क्या कहते हैं? झाड़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो गुलाब का जो पेड़ है, वो आपका क्या है? एक झाड़ी है, यानी कि श्रब है। अब आपका नेक्स्ट है अब आपका हर्ब। Some plants are typically small with soft and
ग्रीन स्टेम। हर्ब्स का मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, जड़ी बूटियां। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें आमतौर पर छोटे, मुलायम और हरे तने वाले होते हैं। आपके कौन से हर्ब, और इनको हम कहते हैं हर्ब्स। जैसे एग्जांपल है आपका टमाटर का पेड़, आपका क्या है, जैसा आपके फिगर में 2.3c में दिया गया है, ये आपका टमाटर का एक पौधा है जिसको हम कह सकते हैं हर्ब, क्योंकि ये छोटा भी है और सॉफ्ट भी है, और इसके क्या है, हरे हरे तने हैं, यानी ग्रीन स्टेम है, जैसा आप लोग पिक्चर में देख। नेक्स्ट अब आपका है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं और क्रीपर्स क्या होते हैं, और इनके बीच का अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स काफी लोग क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में डाउट उनको होता है कि क्लाइंबर्स किस तरीके से मूव करते हैं और क्रीपर्स किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से मूव करेंगे। जो आपके क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स जो, इनको क्या होता है, चढ़ने में कोई सपोर्ट चाहिए। और क्रीपर्स का मीन्स क्या होता है, वो जब जो ऐसे प्लांट जो ग्राउंड पर ही क्या करते हैं, रेंगते हैं, यानी कि छेलते हैं, हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंबर्स क्या होते हैं और क्रीपर्स क्या होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं, वीक होते हैं, और उनको सपोर्ट की जरूरत होती है चढ़ने में और ग्रोथ करने में, इसको हम कहते हैं क्लाइंबर। और एग्जाम्पल है आपका क्लाइंबर का स्वीट गार्ड, पेठा, यानी कि जो आपका, जैसे आप लोगों ने देखा गांव में कुमड़े जो होते हैं वो आपके क्या है, क्लाइंबर्स है। जैसे आपका बीटर गार्ड है, बीटर गार्ड। जैसे करेले का पेड़ है, बॉटल गार्ड। कुछ लौकी के जो स्पेसीज होती हैं क्लाइंब करती हैं, और कुछ क्या करती हैं, जमीन पर ही फैलती हैं, यानी कि फैल जाती है ज़मीन पर, यानी कि उनको किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहिए। क्रीपर्स को और क्लाइंबर्स को सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने का, चढ़ने का और ग्रोथ करने का। और क्रीपर्स में क्या होता है, वो बिल्कुल ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, पैसन फ्लावर, ग्लोरी लिली। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे प्लांट हैं जो जमीन पर ही फैलते हैं, यानी रेंगते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि रेंगते हैं। एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। यानी कि क्रीपर्स का मीन्स क्या होती है, जिसमें लताएं होती हैं, वो आपके होते हैं क्रीपर्स। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, यानी कि एक प्लांट की जो जीवन अवधि होती है, यानी जीवन काल होता है, 1 वर्ष से अधिक होता है। एग्जाम्पल है आपका क्रीपर का बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पंपकिन, स्ट्रॉबेरी, बोगनविलिया, कुकुम्बर, बेगोनिया, और आपका क्या है, कुकुम्बर एक्स। ये आपका था क्लाइंबर और क्रीपर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका लीव्स क्या है, और लीव्स क्या है, और लीव्स में जो आपके नेटवर्क आपके होते हैं लीव्स में, जैसे आप लोग देख सकते हो विनेसन और वेन्स आपने देखा होगा लीव्स में, पत्तियों में छोटी छोटी एकदम एक नेट लाइक का स्ट्रक्चर होता है। पहला टॉपिक है अब आपका रेटिकुलेट विनेसन लीव्स का, जिसमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं होता है, जो आपकी मोटी मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर और सिराओं का जाल जैसा पैटर्न, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं जालीदार सिरा विन्यास। रेटिकुलेट का मीन्स क्या होता है, जैसे पत्तियों में जहाँ आप लोग देख सकते हो जो विनेशन है, यानी सिरा विन्यास है, किस तरीके का है, एक जालीदार है। कैसा है, जालीदार, यानी कि जो इनके वेन्स हैं पत्तियों की किस तरीके के, रेटिकुलेट यानी कि जालीदार है, जैसा आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में। और इसका जो एग्जाम्पल है, गुड़ैल की पत्तियां जालीदार शिलाविन्यास की होती हैं। नेक्स्ट है अब आपका पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन में आपका होता है जो वेन्स होते हैं पत्तियों के, वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समांतर, समांतर होते हैं। और ये एक नेट लाइक पैटर्न होता है जिसमें मोटी मध्य सिरा की दोनों सिराओं का। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका रेटिकुलेट विनेशन, यानी कि जालीदार, जालीदार सिरा विन्यास। यानी कि जितने भी आपके रेटिकुलेट विनेशन है, जिसमें देखा गया है कि मोटी मध्य सिरा के दोनों तरफ और सिराओं का जाल जैसा पैटर्न आपको दिखता है लीव्स में, जैसा इस पिक्चर में आपको दिया गया है इस इमेज में। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी लीफ है जिसमें आपके नेटवर्क्स आपके दिए गए हैं, एक नेट लाइक पैटर्न आपको इस लीफ में दिया गया है, इस पत्ती में दिया गया है। ये आपका किसका है, रेटिकुलर विनेशन पैटर्न है आपका। और जिसमें आपकी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गुड़हल की पत्तियां जालीदार सिरा विन्यास की होती हैं, एग्जाम्पल है आपका रेटिकुलर विनेशन। नेक्स्ट अब आपका है पैरेलल विनेशन, यानी कि समांतर, समांतर सिरा विन्यास। जो आपकी इस तरीके की जो पैरेलल विनेशन आपके होते हैं, इसमें क्या होते हैं,
जो लीफ पैटर्न है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी बनाना लीफ है, यानी कि केले का एक पत्ता है। और जिसमें आप लोग देख सकते हो जो नेटवर्क है लीफ पैटर्न के, ये आपके लीफ पैटर्न आपके दिए गए हैं, जिनकी वेन्स क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर है। तो जिसमें एक बेस आपका होता है जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ लीफ। ये आपकी क्या है, टिप है लीफ की। और ये ज़्यादातर आपका होता है मोनोकॉट प्लांट में, जैसे आपका ग्रास और आपके बनाना प्लांट में। ये आपका था रेटिकुलर विनेशन और पैरेलल विनेशन। नेक्स्ट अब आपका है रूट्स यानी कि जड़। जो आपके रूट्स हैं, रूट्स आपके बहुत ही आवश्यक आपका हिस्सा है पौधों का, जिससे पौधों को सहारा देती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करती हैं और कभी कभी भोजन का भंडारण भी करती हैं। कौन, रूट्स यानी कि जड़। जैसा आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में दिया गया, ये आपका प्लांट है। प्लांट की ये मोटी मोटी आपकी रूट्स दी गई हैं, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है रूट्स का। ये क्या करते हैं, ग्राउंड में यानी कि जमीन के अंदर क्या करेंगे, मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और कभी कभी भोजन का भंडारण भी करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी जो जड़ें कितने तरीके की होती हैं। जितने भी सभी जड़ों के कार्य समान होते हैं, हालांकि उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इन मानदंडों के आधार पर जो आपकी रूट्स या की जड़ प्रणाली है को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि जो आपका रूट सिस्टम है, टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका टैप रूट यानी कि मूल जड़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल जड़। और फाइब्रस रूट का मीन्स होता है रेशेदार जड़ें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टैप रूट क्या है और फाइब्रस रूट क्या है। पहला आपका टॉपिक दिया गया है रूट का, टैप रूट्स। टैप रूट्स का मीन्स आपकी क्या है, मूल जड़ें। जो आपकी मूल जड़ें होती हैं, इन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ और उससे निकलने वाली जो आपकी छोटी छोटी जड़ें, पार्श्व जड़ें होती हैं, यानी कि सब रूट आपकी होती है, स्मॉल साइड रूट्स होती है। जैसा आप लोग देख सकते हो ये आपकी रूट है, इसमें से छोटी छोटी ये आपकी मेन रूट है और इससे छोटी छोटी आपकी रूट्स निकली हैं। इनको हम कहेंगे स्मॉल साइड रूट, जो जमीन के अंदर निकली हुई हैं। और द मेन रूट इज कॉल्ड, जो आपकी मेन रूट है, जो आपकी ये मेन रूट है, इसको हम कहते हैं टैप रूट। जो आपका अनदर एग्जांपल है प्लांट का, क्या है आपका हिबिस्कस यानी कि कोड़ैल के फूल का पौधा, आपका किसका एग्जांपल है, टैप रूट्स का। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फाइब्रस रूट्स। जो आपके फाइब्रस रूट्स हैं, इन पौधों की जड़ें तनों के आधार से निकलने वाली समान आकार की पतली पतली जड़ों के समूह के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। जैसा आप लोग एग्जाम्पल आपका दिया गया है ग्रास, यानी कि जो आपका घास का जो पौधा है, जैसा आप लोग मैदानों में अपने पार्क में देखते होंगे, घास के जो मैदान है और घास के जो बगीचे हैं, घास का जो पौधा है, वहाँ पे आप जब उसको उखाड़ेंगे तो एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर आपका होगा, वो आपका होगा फाइब्रस रूट्स का। जैसे आपका एग्जांपल है ग्रास यानी कि घास का पौधा। नेक्स्ट अब आपका है कुछ आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो टैप रूट और कुछ पैरेलल विनेशन से आपको दिए गए हैं। जो आपकी टैप रूट्स हैं, टैप रूट और इनकी पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास होती है। क्या जालीदार शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूल जड़ें होती हैं? जैसा आपका क्या है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास की जो जड़ें होती हैं वो आपकी फाइब्रस रूट्स भी होती हैं, यानी कि लेमन ग्रास इसका एग्जांपल है फाइब्रस रूट का। और इनकी जो लीव्स होती हैं पैरेलल विनेशन होती हैं। क्या समांतर शिलाविन्यास वाले अन्य पौधों में भी रेशेदार जड़ें होती हैं? आमतौर पर जालीदार शिलाविन्यास वाले पौधों में से मूसला जड़ें होती हैं, जबकि समांतर शिलाविन्यास वाले पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। चना एक और उदाहरण है। जैसा आपका क्या है एग्जाम्पल, क्या है चिक पी यानी चना, किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का, यानी कि मूल जड़ है। और क्या है रेटिकुलेट विनेशन, यानी कि जालीदार स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है लीव्स में। और जो आपका वीट है, वीट किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस रूट का। और वीट की पत्तियों में किस तरीके की विन्यास होती है, यानी विनेशन होता है, वेन्स होती हैं लीव्स में, पैरेलल विनेशन यानी कि समांतर विन्यास वाले पौधों का एक उदाहरण है कौन, आपका गेहूं का पौधा। नेक्स्ट तो ये आपका था इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें जो आपके कुछ प्लांट्स आपके दिए गए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। जो आपके टैप रूट कौन कौन से हैं, कौन कौन सा रेटिकुलर विनेशन है, कौन सा आपका है
पैरेलल वेनेशन और कौन से फाइब्रस रूट्स हैं आपके दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगला आपका जो टॉपिक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका कॉटिलिडन्स। जो आपका कॉटिलिडन्स है, कॉटिलिडन्स का मीन्स क्या होता है? बीज पत्र। क्या आपके होते हैं? बीज पत्र। फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस टॉपिक में एक टर्म आया था, एक शब्द आया था, मोनोकॉट। ये आप देख सकते हैं पहले विनेशन में मोनोकॉट। अब हम लोग समझे कि मोनोकॉट क्या है। ये आपका जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन, इसी टॉपिक में आपका मोनोकॉटिलिडन यानी कि मोनोकॉट जिसको हम कहते हैं आपका आता है। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटिलिडन क्या है और कॉटिलिडन्स के क्या क्या आपके टाइप्स हैं, कितने प्रकार का होता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जैसे चना है, चना के बीच में दो भाग में विभाजित होता है। जैसा आप लोग फिगर 2.6 ए में आप लोग देख सकते हो, ये आपका चने का डाइकॉट सीड है जिसमें आपके कॉटिलिडन्स आपको मेंशन किए गए हैं फिगर। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए कॉटिलिडन। जो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? बीज, बीज पत्र। और जो आपके बीज पत्र के जो प्रकार है, जिस पहला आपका है मोनोकॉटिलिडन और सेकंड आपका क्या है? डाइकॉटिलिडन। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि आपका मोनोकॉट क्या है और डाइकॉट क्या है। पहला आपका टॉपिक है मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है? एक सिंगल थिन कॉटिलिडन होता है, जैसा आप लोग फिगर 2.6 बी में आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या है? मोनोकॉटिलिडन यानी कि क्या होता है? सिंगल थिन कॉटिलिडन होता है। प्लांट विच सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स। इस तरीके के ऐसे बीज वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। और डाइकॉट में क्या होता है? डाइकॉट में प्लांट पौधे के बीज में कितने कॉटिलिडन होते हैं? 2 कॉटिलिडन आपके होते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइकॉटिलिडन। डाइकॉटिलिडन का एग्जाम्पल है डाइकॉन सीड आपका है चिकपी यानी कि चने का एक बीज है जिसमें आपको कॉटिलिडन 2 कॉटिलिडन आपको दिखाया गया है, जिसमें आपका पहला कॉटिलिडन है, सेकंड कॉटिलिडन है। इन्हीं कॉटिलिडन से एक प्लांट जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट अब आपका है जान, जो आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम लोग ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से ग्रुप में रहते हैं और किस तरीके से उनका एनवायरनमेंट रहता है, किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। जो आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आपके पशु पक्षी हैं की गति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या हैं? उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, उछल सकते हैं या कूद सकते हैं इत्यादि। ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। तो वे पंख, पैर और अन्य अंगों का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें चलने में मदद करते हैं। यहाँ हमने जानवरों को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। जितने भी आपके एनिमल्स हैं हम लोग आइडेंटिफाई भी करेंगे। पशु पक्षियों की पहचान उनकी गति के प्रकार और गति के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के आधार पर की है। इसके अलावा जो आपके कई पशु हैं, पक्षी हैं, आकार संरचना और अन्य विशेषताओं में से एक दूसरे से भिन्न है, डिफर है। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग जानवरों को विभिन्न तरीकों से समूहीकृत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपके प्लांट्स हैं, जानवरों यानी कि जो आपके पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों का समूहीकरण और उनकी विविधता को समझने के लिए कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए गए हैं। जैसा आपका लेसन में आपको दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, एक जानकी अमाल है, एक साइंटिस्ट है, इंडियन बॉटनिस्ट है। जानकी अमल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण कार्य के लिए समर्पित थी और उन्होंने भारत की समृद्ध वनस्पति जैव विविधता का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने में मदद की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत की वनस्पति विविधता का दस्तावेजीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किया। यह आपका जो एक दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, नो आ साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक को जानिए, जानकी अमाल के बारे में दिया गया है। वो एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। उन्होंने भारत के समृद्ध वनस्पति जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया था। यह आपका एग्जाम में आ सकता है कि जानकी अमाल कौन सी भारतीय शास्त्री थी जो पर्यावरण कार्य के लिए समर्पित, और उन्होंने भारत की किस समृद्धि को दस्तावेजीकरण किया और किस समृद्धि को संरक्षण करने में मदद की। और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कभी कभी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
टीचिंग एग्जाम में जो आपका साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन है, किसने भूमिका निभाई थी? आपके पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब आपकी एक स्टोरी दी गई है, सफलता की कहानी साइलेंट वैली मूवमेंट, या केरल केरल के पलक्कड़ जिले के एक जंगल की सच्ची कहानी है। यह एक नम सदाबहार जंगल की अछूती सुंदरता और इसकी समृद्ध साइलेंट वैली को आम लोगों के नेतृत्व में एक अकेली आंदोलन द्वारा बचाया गया था, जो जंगल के आसपास के इलाकों में भी नहीं रहते थे। कुंती पूछा नदी पर एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के खिलाफ लड़ाई 10 साल तक जारी रही। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादकों को पत्र में, अखबारों में लेख, सेमिनार और अदालत में याचिका और अपील जैसे सभी संभव उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया। आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। यह आपका था साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। इनके द्वारा किया गया, जानकी अमाल के द्वारा। नेक्स्ट अब आपका है, जो आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, विभिन्न परिवेश में पौधे और आपके पशु पक्षी किस तरीके से रहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन द डिफरेंट सराउंडिंग। प्रकृति भ्रमण के दौरान विभिन्न जानवर अलग अलग परिवेश में रहते हैं, और जैसा आप लोग देख सकते हैं, क्या इन जानवरों की गतिविधियां उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे आपकी मछली और बोट का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें जो आपकी फिश है, फिश किस में रहती है? मछलियाँ पानी में रहती हैं। जल में गति के लिए उनके शरीर पर और पंख सुव्यवस्थित होते हैं, जैसा आपको फिगर 2.8 ए में दिया गया है। और बकरी के लिए, बकरियां घास वाले क्षेत्रों में रहती हैं और पैरों की मदद से चलती हैं। आप लोग देख सकते हो कि जो एनिमल्स हैं, रहते तो अर्थ में, लेकिन अलग अलग सरफेस पे रहते हैं। जो आपकी मछली है वो आपके वाटर सरफेस में रहती है, पानी में रहती है, और जो आपकी बकरी है टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो ग्राउंड पे रहती है, यानी कि घास वाले क्षेत्रों में रहती है। तो आपके जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में, अलग अलग परिवेश में आपके प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, निवास करते हैं। द साइजेस एंड द शेप ऑफ द एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम द वन अनदर। जो आपके पशु पक्षी के आकार और आकृतियां भी एक दूसरे से भिन्न है। इसी वजह से वो अलग अलग परिवेश में अडेप्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना संतुलन बनाए रखते हैं और उस परिवेश में आसानी से रह सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है, जैसे कि कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट जो आपका है, राजस्थान के रेगिस्तान में मोटे और मांसल तने वाले कैक्टस के पौधे, जैसा आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और देवदार, जो हिमाचल प्रदेश के हिमालय में देवदार के जो पेड़ है, जैसा आप लोग देख सकते हो, देवदार का यह पेड़ है हिमाचल प्रदेश में। तो आपके ये प्लांट्स कोई हैं, जो कैक्टस और देवदार, ये आपके ट्रीज हैं, प्लांट है, लेकिन ये अलग अलग हैबिटेट में, यानी कि अलग अलग परिवेश के अनुसार वह अपने अलग अलग स्थान के अनुसार वहाँ पे निवास करेंगे। वहाँ के सीजन के हिसाब से वहाँ का कैसा वातावरण है, उस तरीके से आपके प्लांट्स हैं निवास करते हैं। दीज ट्रीज आर द कॉनिकल इन शेप। जो ट्रीज आपके दिए गए हैं कैक्टस के, वो कैसे हैं? कॉनिकल शेप में है, शंक्वाकार आकार के होते हैं। इनकी शाखाएं लचीली होती हैं। इसमें आपको दिया गया है एनसीईआरटी में कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले दो प्रकार के जो पौधे आपके एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है, देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। जैसा आप लोग देख सकते हो, डेजर्ट में बहुत कम पानी उपलब्ध है, और एक गर्म रेगिस्तान आमतौर पर दिन के दौरान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जानवर मिलेंगे जो दिन में गर्म और रात में ठंडी दोनों परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं और रह सकते हैं और जीवित अच्छी तरीके से वहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने पानी का भंडारण करते हैं और इन स्थानों की गर्म स्थितियों को सहन करने के लिए उनकी मदद करते हैं। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। जितने भी आपके अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के पहाड़ हैं, पर अक्सर बर्फबारी होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन। ऐसी परिस्थितियों में जीवन रहने के लिए कुछ पेड़ों में बर्फ को आसानी से खिसकने देने की क्षमता होती है। देवदार के पेड़ों का शंक्वाकार आकार और ढलानदार शाखाएं उन्हें ऐसा आसानी से करने में सक्षम बनाती हैं। विभिन्न परिस्थितियां, द बायोडाइवर्सिटी वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन।
विभिन्न परिस्थितियों के कारण जैव विविधता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। यानी कि अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग रीजन में जो आपका प्लेस का कंडीशन होता है, यानी कि जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं, ये अलग अलग क्षेत्र वहाँ पे अलग अलग वहाँ की कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स आपके निवास करेंगे वहाँ के रीजन के हैबिटेट में, यानी कि जो वहाँ का क्षेत्र है, यानी कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपने फिट रहने के लिए कुछ पेड़ों में बर्फ को आसानी से खिसकने देने की क्षमता होती है, जैसा आपको एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। जैसा आप लोग देख सकते हो, कैमल क्या है? राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में एक ऊंट। एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख, और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में एक ऊंट है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो कैमल है रीजन के अकॉर्डिंग वन, यानी कि जो वहाँ के क्षेत्र है, क्षेत्र के अनुसार जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके शेप में, साइज में काफ़ी फर्क आता है और देखने में भी थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, लेकिन एक ही स्पेसीज के होते हैं। जैसा कैमल है, जैसा आप लोग देख सकते हो राजस्थान के रेगिस्तान में आप लोग देख सकते हो, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में देख सकते हो कि इस तरीके से कैमल में चेंजेस हुए, क्या 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 बदलाव हुए। ठीक, द कैमल इन द हॉट डेजर्ट एज अ लॉन्ग लेग्स विद द वाइड हुक्स। जैसा आप लोग देख सकते हो कि गर्म रेगिस्तान में ऊंट के जो पैर हैं लंबे और खुर चौड़े होते हैं। और ये आपका एक स्टोरी टाइप का एक आपको दिया गया है कि एक एलेक्स है अपने ग्रैंड मदर को बता रहा है कि उसने बताया कि लंबे पैर और चौड़े खुर उन ऊँटों को रेत में धंसे बिना रेतीले रेगिस्तान पर चलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड the height and the leg of the camel in a cold desert are comparatively shorter than those found in the hot desert. दूसरी ओर आप लोग देख सकते हैं कि ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँटों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे छोटे होते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो काफ़ी चेंजेस है, लेकिन है तो ये ऊँट ही, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से कि वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, कैसी जलवायु है, निर्भर करता है कैमल्स की एडेप्टेशन को, यानी कि जो वहाँ का एनिमल है अपने आप को किस तरीके से उस क्षेत्र के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। ये छोटे पैर उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। रेगिस्तान में भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन जमा करते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो ये आपका हम्प है। और कोल्ड डेजर्ट में काफ़ी वहाँ पे खाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, एज अ हॉट डेजर्ट के काफ़ी डिफरेंट होता है वहाँ का क्लाइमेट। तो वहाँ पे देखा देखा गया कैमल्स में क्या होते हैं, दो हेम्प होते हैं, टू हेम्प। और जो आपके हॉट डेजर्ट जो आपके राजस्थान में है, इसमें आपके वन हेम्प होता है कैमल में, ऊँट में। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली, कैमल स्टोर फूड इन द देयर हम्प। रेगिस्तान में भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन जमा करते हैं। Camel in the hot desert have one hump each that help them to survive during the scarcity of the food. गर्म रेगिस्तान में ऊँटों के पास एक एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो आपका ठंडा रेगिस्तान है, ठंडे रेगिस्तान में ऊँटों के जो कुबड़ होते हैं कितने होते हैं? टू हम। द टू हम सिंक इन द लेट विंटर बिकॉज देयर इज नो मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत में सिकुड़ जाते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उन्हें उस दौरान अपने कुबड़ में संग्रहित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। और इसके अलावा उनके सिर से गर्दन तक लंबे बाल होते हैं जो उन्हें लद्दाख की ठंडियों सर्दियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। वो थोड़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और कुछ डंग जो आपका होता है, यूरिनेशन, जब उनका जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उनका गोबर सूखा होता है और तथा उन्हें पसीना नहीं आता। एज अ कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि ऊँट अपने शरीर से ज़्यादा पानी नहीं खोते, इसलिए वे बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका
कुछ आपको दिया गया है, एक स्टोरी टाइप का आपका एनसीईआरटी में गिवन है, प्लांट्स के बारे में बताया गया है। माया है, माया ने नीलगिरी के सैनों जंगलों में सुंदर चमकीले फूल वाले पौधे देखे, जिसको हम कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। ये आपके क्या है, नीलगिरी पर्वत में रोडोडेंड्रॉन्स हैं, जो नीलगिरी पर्वत के 16 जंगलों में सुंदर चमकीले फूल वाले पौधे हैं, जिन्हों जिनको हम कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। देखने की बात कही गई है आपकी फिगर 2.31 ए में। और जो आपकी यहाँ रेडोडोन की ऊंचाई कम होती है तथा पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं के बावजूद जीवित रहने के लिए उन्हें उन्हें पत्ती भी छोटी होती हैं। हालांकि जो पैमा है, पैमा जो सिक्किम में है, बताती है कि उन्होंने पास के पहाड़ों में रोडोडेंड्रॉन को अधिक ऊंचे होते हुए देखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिक्किम है और नीलगिरी पर्वत में जो अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी कि जो वहाँ का क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अपने शरीर को उस पर्टिकुलर जलवायु में डालते हैं ताकि वहाँ पर जीवित रह सकें और अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सकें। और दिया गया है, तो इवन प्लांट्स सच एज द रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन द डिफरेंट रीजन। इसलिए रोडोडेंड्रॉन जैसे पौधे भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं ताकि वे उन क्षेत्रों की स्थितियों में जीवित रह सकें। नेक्स्ट अब आपका है सागर। अब सागर बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है इस क्लासमेट को, अपने सहपाठी को बताता है कि वे एक विशेष कार्यक्रम के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार गया और ही सॉ द ह्यूज व्हेल्स एंड द कलरफुल फिशेस इन द। उन्हें समुद्र में विशाल व्हेल और रंग बिरंगी मछलियां दिखी। उनके पिता ने बताया कि मछलियों का शरीर सुव्यवस्थित होता है, जिससे उन्हें पानी में तैरना आसान हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीन्स क्या है, अनुकूलन। क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में, अनुकूलन। जो आपका अनुकूलन है, हमने सीखा पिछले प्रीवियस टॉपिक में कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवरों में विशेष विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के योग्य बनाती हैं। वे विशेष विशेषताएं जो पौधों और जानवरों को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं, उनको हम कहते हैं अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन कहलाती हैं। देवदार की, जैसे आप लोगों ने देखा कि देवदार के पेड़ का आकार और रोडोडेंड्रॉन की ऊंचाई ऐसे अनुकूल है जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, सरवाइव कर सकें अच्छी तरीके से माउंटेनियस रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी तरीके से जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। और वह स्थान जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसे उनका आवास कहा जाता है, देयर हैबिटेट। देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मीन्स क्या होता है, आवास। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं जो समुद्री कछुओं का निवास स्थान समुद्र या महासागर होता है, और ऊंट का निवास होता है स्थान गर्म या ठंडा रेगिस्तान, और रोडोडेंड्रॉन का निवास स्थान है पहाड़। जैसा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया हम लोगों ने, पौधों और जानवरों का आवास उन्हें भोजन, पानी, हवा, आश्रय और उन्हें जीवित रहने के लिए अन्य जरूरतें प्रदान करते हैं। कई प्रकार के पौधे और जानवर एक ही आवास साझा करते हैं और आवास किसी क्षेत्र में जैव विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब आपका है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यानी कि स्थलीय आवास, क्या कहेंगे हम लोग, स्थलीय आवास। स्थलीय आवास या पौधों और जानवरों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत किया गया है। एक तरीका यह है कि जो जमीन पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं उनको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। और जो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, हम लोग डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो आपके जमीन पर रहने वाले पौधे और जानवरों को स्थलीय आवास में रहने वाला कहा जाता है। इसके आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे फॉरेस्ट है, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और माउंटेन। ये आपके थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो आपका है जंगल, वन, रेगिस्तान, घास के मैदान और पहाड़, ये आपके क्या है, स्थलीय आवास। अगला अब आपका टॉपिक है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मीन्स क्या है, जलीय आवास। क्या है, जलीय आवास। जल में रहने वाले पौधों और जानवरों को जलीय आवासों में रहने वाला कहा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब, झीलें, नदियाँ और महासागर हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबियंस।
कुछ ऐसे जो एनिमल्स हैं जैसे मेढक पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयचर। एम्फीबियंस को हम लोग कहते हैं उभयचर, जो जमीन में रहते हैं साथ साथ पानी में भी रहते हैं, उभयचर। यदि किसी पौधे या जानवर का आवाज क्षतिग्रस्त हो जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है कि अगर किसी का क्षतिग्रस्त हो जाता है आवाज, तो पौधों, पक्षियों, कीड़ों या किसी अन्य जानवरों के बारे में जानना, जिन्हें वे बचपन में अक्सर देखते थे कि लेकिन उन्हें बार नहीं देखते हैं। ये परिवर्तन तब होता है जब आवाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पौधों और जानवरों के आवासों को नुकसान पहुंचाने से उनके घर, भोजन और अन्य संसाधनों का नुकसान होता है। इसे हम जैव विविधता की हानि कहते हैं। नेक्स्ट, अब आपका एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको बंगाल टाइगर के बारे में दिया गया, चीता के बारे में दिया गया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया गया है। बस्टर्ड बर्ड मा, मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों के नुकसान के कारण भारत में बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में कमी आई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। बंगाल टाइगर की घटती आबादी की रक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चीता की आबादी को बहाल करने के लिए 2022 में चीता पुनरुत्पादन परियोजना शुरू की गई। इस तरह गुजरात, आपके राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट, अब आपका है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रुप्स, यानी कि पारंपरिक रूप से जो आपके संरक्षित वन है, जिसको हम कहते हैं पवित्र उपवन। क्या कहते हैं? पवित्र उपवन। पवित्र उपवन वनों के अछूते हिस्से हैं। इनका आकार बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें कई औषधीय पौधे भी शामिल हैं। उन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है और किसी का भी इन उपवनों में किसी भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने और पेड़ों के काटने या क्षेत्र को परेशान करने की अनुमति नहीं है। इस तरह पवित्र उपवन जैव विविधता का एक सामुदायिक संरक्षित खजाना है। अपने क्षेत्र के पवित्र उपवनों के बारे में आप लोग पता करिए। ये आपके सेक्रेड ग्रुप्स हैं, पवित्र उपवन है आपके वेस्टर्न घाट के। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस लेसन में कुछ कीवर्ड हैं, हम लोगों ने फ्रेंड्स इस लेसन में कुछ आपके कीवर्ड्स आए जो हम लोगों ने डिस्कशन किए। एडेप्टेशन, मोनोकॉट एनालाइज किया। एम्फीबियन और पैराविनेशन क्या हम लोगों ने कंपेयर भी किया। एक्वेटिक रेटिकुलेट विनेशन क्या है, क्रिएट। बायोडाइवर्सिटी सैक्रेड ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉटिलेडन क्या है, श्रब क्या है, डाइकॉट प्लांट क्या है, टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, टेरेस्ट्रियल रूट क्या है, हैबिटेट क्या है, ट्री क्या है, हर्ब क्या है और विनेशन क्या है। नेक्स्ट, अब आपका कंक्लूजन है जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधों जानवरों के बारे में, और पौधों जानवरों के उनके बीच समानता और अंतर के आधार पर हम लोगों ने क्लासीफाई किया प्लांट और एनिमल्स को। हम लोगों ने डिस्कशन किया प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग किस तरीके से सिमिलरिटीज, कुछ कैरेक्टर्स आपके और डिफरेंट कैरेक्टर हैं हम लोगों ने ग्रुपिज्म किए, यानी कि वर्गीकृत किया। पौधों में जैसे स्टेम है, लीव्स हैं, हम लोगों ने डिस्कशन किया। और कुछ आपके ऐसे अरेंजमेंट हैं जो कॉमन फीचर्स के बेस पर है, उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। और प्लांट को ग्रुप में बांटा गया, जैसे हर्ब है, श्रब है, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया, इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कशन किया ये टॉपिक। कॉटिलीडन क्या है और डाइकॉट क्या है, मोनोकॉट क्या है और पैलाविनेशन क्या है, क्या क्या इनके एग्जांपल्स हैं, और बायोडाइवर्सिटी क्या है। और बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सरवाइव कर सके। और कुछ आपके स्पेशल फीचर हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इनेबल किए गए हैं, और एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कर सकें, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। अब कुछ ऐसी प्लेस जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं आवास यानी हैबिटेट। और उनके हैबिटेट बेसिस पर एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुपिज्म किया गया। पहला आपका टेरेस्ट्रियल क्या है, एक्वेटिक। जबकि टेरेस्ट्रियल है वो
प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और जो आपका प्लांट और एनिमल्स का जो हैबिटेट है, अगर आवास डैमेज हो जाता है तो उनका जो घर है, खाना है और अदर रिसोर्सेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम लोगों को अपने प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने में मदद मदद कर सकें और वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकें। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट द आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया लेसन टू डाइवर्सिटी। और फ्रेंड्स, यार जो आपका चैप्टर है साइंस एंड पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग एग्जाम्स में आपके आते हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड। और फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के लेसन्स, सब्जेक्ट वाइज, लेसन लेसन वाइज। थैंक यू, धन्यवाद।